हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 12 का वीडियो नंबर 58। तो बेटे ये 12वीं यूनिट का 58वां वीडियो है और इससे पहले 57 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 12 को पूरा पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें पढ़ना है निराकरण या विलोपन अभिक्रिया, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। तो हम कार्बनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में हमने अब तक दो प्रकार पढ़ लिए हैं। योगात्मक अभिक्रिया हमने पढ़ ली है और प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी हमने पढ़ ली है। आज हमारे पास ये तीसरे प्रकार की कार्बनिक अभिक्रिया है। तो यहाँ नंबर 3 हेडिंग डाल के आप जल्दी से ये हिंदी वाली हेडिंग और इंग्लिश वाली हेडिंग वीडियो को पॉज करके लिख लो। जल्दी लिख लिया बेटे? ठीक है। तो बेटे हमने हेडिंग लिखी है निराकरण या विलोपन अभिक्रिया या एलिमिनेशन रिएक्शन। इसके नाम से ही पता चलता है कि इसमें किसी पदार्थ का निराकरण होगा या विलोपन होगा। निराकरण या विलोपन का मतलब होता है अलग हो जाना, पृथक हो जाना। तो इन अभिक्रियाओं में क्या होता है कि जो हमारा कार्बनिक पदार्थ है या अभिकारक है, उसमें से कोई सरल अणु अलग हो जाता है, पृथक हो जाता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे इन अभिक्रियाओं में अभिकारक से या अभिकारक के अणु से, ऐसे भी लिख सकते हो, या कार्बनिक पदार्थ से ऐसे भी लिख सकते हो। अभिकारक से कोई सरल अणु का मतलब जैसे हाइड्रोजन गैस, जैसे HX हाइड्रोजन हैलाइड, ब्रैकेट में लिख देता हूं सरल अणु जैसे हाइड्रोजन हैलाइड, कोमा जैसे H2O, कोमा जैसे हाइड्रोजन गैस, ये सब सरल अणु है। ठीक है, तो इन अभिक्रियाओं में अभिकारक से कोई सरल अणु पृथक यानी अलग हो जाता है या होता है, ऐसे लिखते हैं, पृथक होता है, जिससे गुणित बंध कहते हैं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को। गुणित बंध का एक नाम और भी है, इंग्लिश में तो इसे मल्टीपल बॉन्ड कहते ही हैं, पर इसे हम बहुआबंध भी कह सकते हैं। बहुआबंध प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये होती है निराकरण या विलोपन अभिक्रिया। देख लो इस बात को, समझ रहे या नहीं समझ रहे आप। हमने बताया कि निराकरण या विलोपन अभिक्रिया वो है जिसमें अभिकारक में से कोई सरल अणु अलग हो जाएगा, और वो सरल अणु इस तरह का हो सकता है जैसे हाइड्रोजन हैलाइड, HCl, HBr, HI, HF, ये सब क्या होते हैं? हाइड्रोजन हैलाइड होते हैं। जल अलग हो जाएगा या हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी या कोई और सरल अणु अलग हो जाएगा। तो ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं निराकरण या विलोपन अभिक्रिया। अब हम बात करेंगे कि निराकरण या विलोपन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। तो हमने हेडिंग लिखा प्रकार या टाइप्स, आप टाइप्स भी लिख सकते हो, प्रकार या टाइप्स। तो ये होती है दो प्रकार की। निराकरण या विलोपन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। इसमें जो सबसे पहला प्रकार हमने पढ़ना है वो है अल्फा विलोपन। अभी मैं आपको समझा दूंगा अल्फा विलोपन का क्या मतलब होता है। वैसे इसका एक नाम और भी है, इसे या करके लिखते हैं 1,1 विलोपन।
ठीक है, तो इंग्लिश में क्या कहोगे आप? इंग्लिश में आप कहोगे अल्फा, या अल्फा की जगह आप लिख सकते हो 1,1। और विलोपन को क्या कहते हैं? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन, तो ये होगा इसका नाम इंग्लिश में। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है अल्फा विलोपन, या 1,1 विलोपन, या अल्फा या 1,1 एलिमिनेशन। इसका मतलब यह है कि हमारा जो सरल अणु पृथक होगा, जो अलग होगा सरल अणु, वो एक ही कार्बन परमाणु से अलग होगा। ठीक है, एक ही कार्बन परमाणु से। कैसे? चलो पहले लिखते हैं, इसमें एक ही कार्बन परमाणु से सरल अणु विलुप्त होता है या पृथक होता है। पृथक होता है। देखो यहां जो रिएक्शन है ना हमारी, विलोपन अभिक्रिया, विलोपन का मतलब विलुप्त हो जाना, गायब हो जाना, निकल के अलग हो जाना, पृथक हो जाना, इसीलिए इसे कहते हैं विलोपन अभिक्रिया। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं अल्फा विलोपन का, ध्यान से समझना आप। अल्फा विलोपन का एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास मान लो CHX3 है, जैसे CHCl3 होता है, CHX3, X का मतलब होता है हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और CHX3 को आपने गर्म कर दिया एल्कोहलिक KOH के साथ। तो जब भी आप एल्कोहलिक KOH के साथ किसी कार्बनिक पदार्थ को गर्म करते हो तो उसमें से निकलता है हाइड्रोजन हैलाइड। तो यहां से निकलेगा HX, यहां लिखता हूं क्या निकलेगा? HX। अब कार्बन तो इसमें एक ही है, इसी कार्बन से तो हाइड्रोजन निकलेगा और इसी कार्बन से हेलोजन निकलेगा। तो यहां हमारे पास क्या बचेगा? कार्बन परमाणु, एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन यहां से निकल गया, सिर्फ 2 हेलोजन यहां बचे हैं और कार्बन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड क्या, अनबॉन्डेड कह दो, ठीक है, या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बचे हैं। 2 कार्बन की भारी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, 4 में से 2 तो बॉन्ड बना रहे, 2 हेलोजन परमाणु के साथ बॉन्ड बना रहे और 2 इलेक्ट्रॉन इसके खाली पड़े हुए। इसे हम कहते हैं कार्बीन। क्या कहते हैं? कार्बीन। और इसमें 2 हेलोजन हैं तो आप इसे डाई हेलो कार्बीन कह सकते हो। देखो मैं इसका नाम लिख देता हूं यहां, इसे कहते हैं डाई हेलो कार्बीन। ठीक है, और साथ में क्या निकला है? सरल अणु क्या निकला है? HX, हाइड्रोजन हैलाइड। तो इस रिएक्शन की खासियत यह है कि पूरा का पूरा अणु इसी कार्बन से निकला है, पूरा अणु इसी कार्बन से निकला है और ये कार्बन अल्फा कार्बन कहा जाएगा। यदि पूरा अणु एक ही कार्बन से निकलता हो, अणु का मतलब सरल अणु, मैंने आपको कहा था या तो HX निकलेगा बाहर या H2O या तो हाइड्रोजन निकलेगा, इसके अलावा भी कुछ निकल सकता है सरल अणु। यदि पूरा अणु एक ही कार्बन से निकलता हो, इसी कार्बन पे हाइड्रोजन था जो निकला है और इसी कार्बन पे था हेलोजन, तो पूरा अणु यदि इसी कार्बन से निकलता है तो इसे कहते हैं हम अल्फा विलोपन, क्योंकि ये कार्बन अल्फा कार्बन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? अल्फा कार्बन। ठीक है, अब आते हैं नंबर 2 पर, यह समझना पड़ेगा आपको बहुत ध्यान से। दूसरे प्रकार का जो विलोपन होता है उसे हम कहते हैं बीटा विलोपन। बीटा विलोपन, या फिर बीटा विलोपन को हम कह सकते हैं, या करके लिखते हैं 1,2 विलोपन, बीटा विलोपन या 1,2 विलोपन। और क्या कह सकते हैं? बीटा या 1,2 एलिमिनेशन, बीटा या 1,2 एलिमिनेशन। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपका जो सरल अणु विलोपन अभिक्रिया में पृथक होता है वो सरल अणु बराबर बराबर वाले 2 कार्बन परमाणुओं से अलग होगा। ठीक है, ठीक है, यहां लिखता हूं जब सरल अणु
जब सरल अणु बराबर वाले यानी पास पास वाले दो कार्बन परमाणुओं, उसमें से एक कार्बन परमाणु को तो हम कहेंगे अल्फा, जिसके ऊपर हेलोजन होगा, और दूसरे को कहेंगे बीटा, इसलिए इसका नाम जो है बीटा विलोपन है। ठीक है। जब सरल अणु बराबर वाले दो कार्बन परमाणुओं से पृथक होता है, पृथक माने अलग होता है, विलुप्त होता है या उसका निराकरण होता है, तो ऐसे एलिमिनेशन को हम कहते हैं बीटा एलिमिनेशन या 1-2 एलिमिनेशन। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, इस एग्जांपल को समझना ध्यान से। देखो यहां तो समझ में आ गया आपके, यहां से HX निकला है, ये निकला है HX। इस HX को तीर के नीचे भी लिख सकते हो आप -HX करके। तो ये जो HX निकला है इसी कार्बन से निकला है, इसी कार्बन से तो हाइड्रोजन निकला और इसी कार्बन से हेलोजन, इसलिए इसे तो हमने कहा अल्फा विलोपन, क्योंकि ये कार्बन अल्फा कार्बन है। ठीक है। या 1-1-1-1 विलोपन, क्योंकि पहले ही कार्बन से हाइड्रोजन निकला है, पहले कार्बन से ही हेलोजन। पर यदि इस रिएक्शन की बात करें, देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2Br, ये है मान लो हमारे पास, और इसे हमने गर्म कर दिया, इसे हमने गर्म कर दिया एल्कोहलिक KOH के साथ, तो क्या होगा, यहां इस कार्बन से तो निकलेगा हाइड्रोजन और इस कार्बन से निकलेगा हेलोजन यानी Br। तो यूं बताओ, ये जो कार्बन है जिसके ऊपर ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, इसे तो कहते हैं अल्फा कार्बन और इसे कहते हैं बीटा कार्बन। तो एक हिस्सा तो अल्फा से निकला, अल्फा कार्बन से, और एक हिस्सा निकला बीटा कार्बन से, या फिर यूं कह दो कि एक हिस्सा तो निकला पहले कार्बन से और एक हिस्सा निकला दूसरे कार्बन से, इसलिए इसका नाम 1-2 विलोपन भी है या बीटा विलोपन भी है। समझ में आ रही ना बात। तो यहां जो है, यहां से तो H निकलेगा और यहां से Br, तो मैं यहां लिख देता हूं, हमारा जो सरल अणु निकलेगा वो हाइड्रोजन ब्रोमाइड होगा। अब यहां क्या बचा, CH3, ये लिख दिया CH3। फिर यहां क्या बचा, सिंगल बॉन्ड CH। अब मुझे यूं बताओ, एक संयोजकता तो यहां से कम हुई और एक यहां से कम हुई Br निकलने के कारण, तो यहां बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड बनाया। और यहाँ क्या CH2Br लिखूंगा मैं, नहीं, Br तो निकल चुका है, मैं लिखूंगा CH2। बताओ समझ में आ रही क्या बात। तो इसीलिए तो लिखा था, देखो यहाँ डबल बॉन्ड बन गया ना, इसीलिए लिखा था जिससे गुणित बंध या बहुआबंध प्राप्त होता है। देखो ये डबल बॉन्ड एक बहुआबंध है या गुणित बंध है, मल्टीपल बॉन्ड है। ठीक है। तो ये हुआ हमारा कौन सा विलोपन, बीटा विलोपन। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। हमने सबसे पहले पढ़ा कि निराकरण या विलोपन अभिक्रिया कौन सी है। इन अभिक्रिया में अभिकारक से कोई सरल अणु जैसे HX H2O H2 पृथक होता है, जिसे गुणित बंध, जिससे क्या प्राप्त होता है, गुणित बंध या बहुआबंध प्राप्त होता है। प्रकार में हमने पढ़ा कि निराकरण अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। पहला है अल्फा विलोपन या 1-1 विलोपन। इसमें हमने लिखा कि एक ही कार्बन परमाणु से सरल अणु पृथक होता है, पूरा अणु एक ही कार्बन परमाणु से निकलेगा बाहर। ठीक है। इस रिएक्शन में हमें जो प्राप्त हुआ है वो कार्बीन मिला है, डाई हेलो कार्बीन, जो बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है और रिएक्शन इंटरमीडिएट की तरह काम करता है, अभिक्रिया मध्यवर्ती की तरह। फिर दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा बीटा विलोपन। इसमें बताया कि सरल अणु जो अलग होगा वो बराबर वाले 2 कार्बन परमाणुओं से होगा। देखो बराबर बराबर वाले 2 कार्बन परमाणु से सरल अणु अलग हुआ है, यहां से H और यहां से Br। ठीक है। इसे कहते हैं हम बीटा विलोपन। जल्दी से पोज करके लिखो, आप पोज करके लिखो, इसके बारे में और बात बताता हूं आपको। लिख लिया बेटे। ठीक है। ये जो बेटे बीटा विलोपन है, इस बीटा विलोपन को हमें डिटेल में पढ़ना है। आप एक हेडिंग लगाओ, बीटा विलोपन का एग्जाम्पल हमने एक पढ़ लिया, एक हेडिंग लगाओ प्रकार, कि बीटा विलोपन कितने प्रकार का होता है, प्रकार या टाइप्स। तो आपको लिखना है कि बीटा विलोपन होता है 2 प्रकार का।
हमने ये तो पढ़ लिया कि एलिमिनेशन रिएक्शन दो प्रकार की होती है, एक तो अल्फा एलिमिनेशन, एक बीटा एलिमिनेशन। अल्फा एलिमिनेशन वो है जिसमें सरल अणु एक ही कार्बन से पृथक होगा, अलग होगा, और बीटा एलिमिनेशन वो है जिसमें सरल अणु दो बराबर बराबर वाले कार्बन परमाणुओं से अलग होगा। फिर हम बात कर रहे हैं कि बीटा एलिमिनेशन होता है दो प्रकार का, ठीक है। इस दो प्रकार में जो पहला प्रकार है उसे हम लिखते हैं ए से, और हेडिंग लगाओ E1, E1 रिएक्शन, E1 रिएक्शन या E1 एलिमिनेशन भी आप कह सकते हो। ब्रैकेट में हिंदी में लिख देता हूं, एक अणुक विलोपन, एक अणुक विलोपन, एक अणुक विलोपन। E1 रिएक्शन या E1 एलिमिनेशन भी आप कह सकते हो, या एक अणु विलोपन कह सकते हो। इसकी खासियत ये होती है, नाम से ही पता चल रहा कि इस अभिक्रिया की कोटि या इस विलोपन अभिक्रिया की कोटि होगी एक। और कोटि एक इसलिए होती है क्योंकि अभिक्रिया का जो वेग होता है ना, कौन सी अभिक्रिया का, इसका E1 एलिमिनेशन का या E1 रिएक्शन का, इसका अभिक्रिया का वेग केवल निर्भर करता है अभिकारक अणु की सांद्रता पर। जो हमारा अभिकारक है, रिएक्टेंट है, जिसमें से कुछ अलग होके जाएगा, उसकी सांद्रता पर निर्भर करता है, या घात एक लिख दो भाई, बड़े ब्रैकेट में हमने बंद किया है, इसका मतलब सांद्रता ही तो होता है। सांद्रता कह दो, सक्रिय द्रव्यमान कह दो, मोलर द्रव्यमान कह दो, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इसकी कोटि कितनी होती है, एक। एक चीज आपको और भी ध्यान रखनी है कि ये अभिक्रिया जो है E1 रिएक्शन, ये दो पदों में पूरी होती है। कितने पदों में पूरी होती है, दो पदों में। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा, ध्यान से समझना। ये हमारे पास CH3 है और ये कार्बन है, ऊपर भी इसके ऊपर CH3 जुड़ा हुआ है और नीचे भी क्या जुड़ा हुआ है, CH3, और यहाँ जुड़ा हुआ है एक हैलोजन Cl। इस कार्बन के ऊपर एक हैलोजन है, दो एल्काइल ग्रुप हैं, एक एल्काइल ग्रुप और है, तीन एल्काइल ग्रुप है इस कार्बन के ऊपर। आपने क्या काम करा, एक वीक बेस ले लिया, जैसे C2H5O, ठीक है। ये वीक बेस है C2H5O, नेगेटिव लिख दो चलो यहां, और इसकी उपस्थिति में आपने गर्म कर दिया। यहां लिख देता हूं ये बेस है, बेस क्षार। क्यों लिया अभी स्पष्ट हो जाएगा। तो होगा क्या कि यहां से तो निकलेगा भाई इस कार्बन के, चाहे तो इस कार्बन से या इस कार्बन से या इस कार्बन से, बीटा विलोपन है तो एक जगह से तो निकलना है, इसमें से H, जैसे यहां से तो निकल जाएगा H और यहां से निकल जाएगा Cl, ठीक है। यानी इस कार्बन से, ये तो अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है और ये है बीटा कार्बन। अल्फा से तो Cl निकलेगा हैलोजन और बीटा से निकलेगा हाइड्रोजन। आप बीटा इसे भी मान सकते हो, ये भी बीटा है, ये भी बीटा, ऐसा कर सकते हो। इस कार्बन से Cl निकाल लो, इस कार्बन से हाइड्रोजन, इस कार्बन से Cl निकाल लो, इससे हाइड्रोजन, क्योंकि ये तीनों कार्बन बिल्कुल बीटा कार्बन है, ये भी बीटा है, ये भी बीटा और ये भी बीटा। तो हमने यहां से H निकाला, यहां से Cl, HCl निकल गया, और ये क्या बचा हमारे पास, यहां बताओ, CH2 बचा। जब एक संयोजकता यहां से कम हुई और एक इस कार्बन से कम हुई तो बीच में तो डबल बॉन्ड आएगा ही, ये आ गया अपना डबल बॉन्ड, और यहाँ एक CH3 ये लिखा मैंने ऊपर वाला ये, और यहाँ CH3 लिख दिया नीचे वाला, ये हमारे पास आया मेन प्रोडक्ट। पर ये जो हमारे पास H था, H पॉजिटिव जो निकला, वो ग्रहण कर लिया गया इस बेस के द्वारा। तो आप यहां लिख सकते हो साथ में C2H5OH। देखो ध्यान से समझना इस चीज को, C2H5O नेगेटिव और यहां से निकला होगा H पॉजिटिव। तो वो H पॉजिटिव, इस बेस की खासियत यह है कि ये H पॉजिटिव को ग्रहण कर लेता है। या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो BH, कि बेस ने H पॉजिटिव को ग्रहण कर लिया, और ये Cl नेगेटिव भी यहां से निकलेगा। तो आप लिख सकते हो Cl नेगेटिव भी यहां से निकला है, ठीक है। तो अब इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि कैसे क्रियाविधि हम इसकी समझ सकते हैं। मैकेनिज्म में आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म पढ़ते हैं।
मैकेनिज्म कह दो या क्रियाविधि कह दो, एक ही बात है। देखो ध्यान से, इसका मैकेनिज्म 2 स्टेप में समझना है। पहला स्टेप क्या है, पहले स्टेप में क्या होता है कि जो अभिकारक है ना हमारा, ये अभिकारक, इसमें विषम विदलन होता है और विषम विदलन से हमें प्राप्त होता है कार्बोकैटायन। देखो ये CH3 एक ऊपर था और यहां था एक कार्बन, एक CH3 नीचे था यहां, और यहां था CH3, ठीक है, और यहां जुड़ा हुआ था Cl। ध्यान से समझना जरा, बिल्कुल ध्यान से, इस बॉन्ड पे फोकस करो, इस वाले बॉन्ड पे। क्या होता है पहले स्टेप में कि ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन इधर चले जाते हैं, यानी यहां से बॉन्ड टूटता है इस तरीके से, विषम विदलन होगा, क्योंकि Cl का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन से ज्यादा है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन Cl ले जाएगा। जब दोनों इलेक्ट्रॉन Cl लेके चला गया तो क्या बनेगा बताओ, ये CH3, ये कार्बन, ऊपर CH3 और नीचे भी CH3, और इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये बना कार्बोकैटायन, और साथ में बना हमारे पास Cl नेगेटिव। तो ये जो कार्बोकैटायन बना है, इसे आप कह सकते हो कि ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है। मैं लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं, ऊपर आप नीचे लिख लेना, ठीक है, ये है इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट बना हमारे पास, ठीक है, रिएक्शन इंटरमीडिएट बना, स्पेलिंग सही कर लो, रिएक्शन इंटरमीडिएट, ये बना रिएक्शन इंटरमीडिएट, ठीक है, अभिक्रिया मध्यवर्ती। और ये स्टेप होता है स्लो। इस स्टेप की खासियत यह है कि स्लो स्टेप है, यानी धीमी गति से चलने वाला पद है, और जब स्लो स्टेप है तो इसे ही आप कहोगे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यही क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को आप हिंदी में कह सकते हो वेग निर्धारक पद। और जब ये वेग निर्धारक पद है तो इसमें देखो कितने अणु हिस्सा ले रहे, एक अणु है सिर्फ अभिकारक का, इसलिए इसकी कोटि कितनी होगी, 1, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम E1 रिएक्शन है, ध्यान रखना, ठीक है। तो पहले स्टेप में क्या हुआ कि हमारा जो अभिकारक अणु था उसमें हुआ विषम विदलन, दोनों इलेक्ट्रॉन Cl ले गया तो Cl नेगेटिव, और एक कार्बोकैटायन हमें जो इंटरमीडिएट के फॉर्म में मिला। अब दूसरे स्टेप में क्या होता है, दूसरे स्टेप में जो हमारा ये कार्बोकैटायन है ना, यहां से समझना ध्यान से बिल्कुल, दूसरे स्टेप में क्या होगा, देखो इस CH3 को कैसे लिखूंगा मैं, HCH2 है ना, CH3, ये सिंगल बॉन्ड कार्बन है, ऊपर भी CH3 है और नीचे भी हमारा CH3 है, और ये है पॉजिटिव चार्ज, ये कार्बोकैटायन है। अब आपको पता है कि हमने यहां लिया था एक बेस, क्या लिया था, बेस लिया था, जैसे ये लिया था C2H5O नेगेटिव, और ये स्टेप चलेगा फास्ट, मैं लिख देता हूं फास्ट होगा ये स्टेप, सेकंड स्टेप, दूसरा पद। तो क्या होगा, अब यहां से छोड़ के भागना है H पॉजिटिव को, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इसे दे देता है कार्बन को, और अपने आप H पॉजिटिव के फॉर्म में अलग हो जाता है। ये H पॉजिटिव किसके साथ जुड़ेगा, B के साथ, और हमें मिलेगा BH। तो क्या होता है, यहां क्या बचा, अब CH2 बचा, ये लिख दिया CH2, ठीक है। अब CH2 के ऊपर कैसा चार्ज आ गया होगा, नेगेटिव चार्ज, ये माइनस आ गया होगा, और माइनस और यहां क्या है प्लस, इन दोनों के बीच क्या बन जाएगा, बॉन्ड। तो यहां एक बॉन्ड तो था ही, एक और बन गया डबल बॉन्ड। ये क्या है, C, एक CH3 ऊपर जुड़ा हुआ है, एक नीचे, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा, मेन प्रोडक्ट, ठीक है, डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन एल्कीन, और B के साथ जुड़ जाएगा H, तो हमें यहां प्राप्त होगा BH, यानी वीक बेस ने H पॉजिटिव को ग्रहण कर लिया, H पॉजिटिव को ग्रहण कर लिया इसने, इसीलिए हम वीक बेस की उपस्थिति में इस अभिक्रिया को करते हैं। समझ लो एक बार दोबारा ध्यान से, हमने पढ़ा कि जो हमारी बीटा विलोपन अभिक्रियाएं हैं वे 2 प्रकार की होती हैं, उसमें से पहली ए हमने लिखी E1 रिएक्शन या एक अणुक विलोपन। इसमें हमने पढ़ा कि E1 है तो कोटि इसकी 1 होती है। क्यों होती है कोटि 1? क्योंकि अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है केवल अभिकारक की सांद्रता पर। एक बात पढ़ी कि इसके पद कितने हैं, 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, पहला स्टेप और दूसरा स्टेप। एक एग्जांपल लगाया, CH3, C के ऊपर भी CH3 है, नीचे भी, और यहाँ Cl है। आप एक बेस के साथ इसे गर्म करोगे
तो क्या होगा, अल्फा कार्बन से तो Cl निकलेगा, बीटा कार्बन से निकलेगा आपका हाइड्रोजन, ठीक है, या पहले कार्बन से तो निकलेगा Cl और दूसरे कार्बन से निकलेगा हाइड्रोजन। और क्या होगा कि इस कार्बन और इस कार्बन, एक संयोजकता तो यहां से कम हुई, एक यहां से कम हुई, तो दोनों कार्बन के बीच आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड आ गया। बाकी CH3 ऊपर और नीचे वाला है ही हमारे पास। ये जो आपने बेस यूज किया था, इस बेस ने H पॉजिटिव को ग्रहण किया तो C2H5OH बन गया, या BH भी आप कह सकते हो, और साथ में निकला है Cl नेगेटिव, ये वाला Cl नेगेटिव, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन तो लेके गया होगा ना अपने साथ। फिर हमने इसके मैकेनिज्म को समझा, 2 स्टेप। पहले स्टेप में क्या हुआ, कार्बन और Cl के बीच जो बॉन्ड था उसका होता है विषम विदलन, हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिजन, दोनों इलेक्ट्रॉन Cl ले जाता है अपने पास, तो हमें एक तो मिलता है कार्बोकैटायन और एक Cl नेगेटिव। ये जो कार्बोकैटायन है ये इंटरमीडिएट की तरह बिहेव करता है। दूसरे स्टेप में जो कार्बोकैटायन होता है उसमें से H पॉजिटिव निकल जाता है, उसकी मजबूरी है, वीक बेस उसे चाहता है कि मेरे पास आ जाए, तो इसलिए यहाँ इस कार्बन और इस कार्बन के बीच बन जाता है डबल बॉन्ड, और हमें डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन मिल जाता है, और साथ में मिलता है BH, ठीक है। तो ये है हमारा E1 रिएक्शन। E1 रिएक्शन में सिर्फ इतनी बात ध्यान रखनी है कि E1 रिएक्शन की कोटि 1 है और 2 पद हैं इसमें, एग्जाम्पल तो आप याद रखोगे। जल्दी से पोज करके लिखो, फिर मैं एक बहुत अच्छी बात बताता हूं E1 रिएक्शन के बारे में। लिख लिया बेटे? ठीक है, आप एक हेडिंग लिख लो, नोट। देखो एक बात बताता हूं, एक बात आपको ध्यान रखनी है कि E1 रिएक्शन में जो हमारा पहले स्टेप में बना है इंटरमीडिएट, वो है कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन की खासियत क्या होती है, सुन लो कान खोल के बहुत ध्यान से। हमने फ्री रेडिकल भी पढ़े थे, हमने कार्ब एनायन भी पढ़े थे, और कार्बोकैटायन भी पढ़ा हमने। इन तीनों में कार्बोकैटायन में एक खासियत होती है कि वो स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए रीअरेंजमेंट कर सकता है, ठीक है। सिर्फ कार्बोकैटायन क्या कर सकता है, पुनर्विन्यास कर सकता है अपनी संरचना में, यदि उसका स्थायित्व किसी नई संरचना को प्राप्त करके बढ़ रहा हो, ठीक है। तो एक बात तो ये ध्यान रखनी है आपको, पहली बात कि जो हमारा कार्बोकैटायन हमें मिला है पहले स्टेप में, उसमें पुनर्विन्यास हो सकता है। पुनर्विन्यास को हम कहते हैं रीअरेंजमेंट, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। तो यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि E1 रिएक्शन में रीअरेंजमेंट कौन से रिएक्शन में होगा, E1 में होगा या E2 में, तो आप देखोगे कि कहां कार्बोकैटायन बनने का मौका मिला है। तो E1 रिएक्शन में हमने देखा 2 स्टेप में कंप्लीट हो रही, पहले स्टेप में कार्बोकैटायन बन रहा। तो यदि ऐसा हो सकता है कि कार्बोकैटायन अपने आप को ज्यादा स्टेबल करने के लिए अपने आप को रीअरेंज कर ले, सिर्फ कार्बोकैटायन में ही ये एबिलिटी होती है कि उसमें रीअरेंजमेंट हो जाए, ठीक है। एक तो ये बात ध्यान रखनी है, और एक बात ये ध्यान रखनी है कि ये जो E1 रिएक्शन है ना, इस E1 रिएक्शन का नेचर होता है एंडोथर्मिक, ठीक है। कैसा होता है, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब उष्मा शोषी, ब्रैकेट में लिख देता हूं उष्मा शोषी। एंडोथर्मिक का मतलब उष्मा शोषी। अब सवाल खड़ा हुआ होगा दिमाग में, सर क्यों, मतलब आप इस रिएक्शन को, E1 रिएक्शन को उष्मा शोषी क्यों कह रहे हो? इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां क्या हुआ था, हमारे पास जैसे ये कार्बन था और सिंगल बॉन्ड ये कार्बन था, यहां सब जुड़े हुए थे इस तरीके से। तो क्या हुआ कि एक बॉन्ड तो ये वाला टूट गया सिग्मा बॉन्ड, और एक ये टूट गया सिग्मा बॉन्ड। 2 सिग्मा बॉन्ड टूटे ना, और इनके टूटने से ये आपस में जुड़े। मान लो ये दोनों जुड़ गए आपस में, जैसे मान लो यहां से A अलग हुआ, यहां से B अलग हुआ, तो A B मान लो जुड़ गए, साइड प्रोडक्ट जो सरल अणु अलग हुआ है वो इस तरह अलग हुआ। तो सिग्मा बॉन्ड टूटे कितने हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड टूट गए, और बने कितने हैं, 1 सिग्मा बॉन्ड बना है। पर हाँ एक बात है, बीच में एक पाई बॉन्ड भी तो बना है। तो 1 सिग्मा और 1 पाई, टूटे तो 2 सिग्मा और बना 1 सिग्मा 1 पाई।
तो आपको पता है कि यदि 2 सिग्मा बॉन्ड टूटते और 2 ही सिग्मा बनते तो शायद मामला बराबर सराबर रह जाता, पर सिग्मा बॉन्ड ज्यादा मजबूत होता है, इसे तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो यहाँ 2 सिग्मा तोड़ने हैं तो एनर्जी तो देनी पड़ेगी ज्यादा, पर बना है 1 सिग्मा 1 पाई तो निकलेगी कम। तो रिजल्ट क्या रहेगा, रिजल्ट ये रहेगा कि इन दोनों का जब आप जितनी एनर्जी आपने 2 सिग्मा बॉन्ड तोड़ने के लिए दी और जितनी एनर्जी आपकी निकली, वो निकलने वाली ऊर्जा कम होगी, देने वाली ऊर्जा ज्यादा होगी, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि इसका कुल रिजल्ट यह है कि इस रिएक्शन में ऊष्मा अवशोषित होती है। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन में ऊष्मा क्या होती है, अवशोषित होती है। तो इसलिए जब ऊष्मा, जिन भी रिएक्शन में ऊष्मा अवशोषित होती है, हम कहते हैं कि में एंडोथर्मिक रिएक्शन या ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, और उन्हें यदि अच्छा चलाना है तो हाई टेम्परेचर पर चलाना चाहिए। तो मैं यहां लिख देता हूं इसलिए क्योंकि ये एंडोथर्मिक है नेचर में, तो इसलिए यह अभिक्रिया या यह रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर होगी, हाई टेम्परेचर पर होगी। यदि आप टेम्परेचर रखोगे ज्यादा तो आपकी E1 रिएक्शन हो जाएगी, और यदि टेम्परेचर कम रखोगे तो E1 रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, देखो मैं बताता हूं। तीसरी बात, यदि आप टेम्परेचर को कम रखते हो तो फिर E1 रिएक्शन नहीं होगी, तो होगी आपकी SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन हो जाएगी। फिर एक सवाल खड़ा हुआ कि सर क्यों, ऐसा क्यों लिख रहे हैं आपकी SN1 रिएक्शन हो जाएगी? ऐसा मैं इसलिए लिख रहा क्योंकि SN1 रिएक्शन जो है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, उसमें ऊष्मा निकलती है। ध्यान से सुन लेना इस बात को। जो हमारा SN1 रिएक्शन है, हमने पढ़ लिया ना SN1 SN2, SN1 रिएक्शन में ऊष्मा निकलती है, और जिस रिएक्शन में ऊष्मा निकलती है उसके होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है लो टेम्परेचर पर। यदि आप किसी पर्टिकुलर रिएक्शन जो इस तरह की हो और उस रिएक्शन में आपने टेम्परेचर 20 डिग्री C से कम रखा, तो वो SN1 रिएक्शन में चलेगी, SN1 रिएक्शन हो जाएगी, ना कि E1। क्योंकि जब आप यहाँ बेस यूज कर रहे हैं ना, जैसे मान लो आपके पास ये कार्बन है, ये कार्बन है, यहाँ भी कुछ जुड़ा हुआ है, इन पे कुछ जुड़े हुए हैं सारे, और आपका कार्बोकैटायन बन गया। ठीक है, क्या बन गया, कार्बोकैटायन। अब आप इसके ऊपर बेस का रिएक्शन कर रहे हैं, जैसे आप RO नेगेटिव का यूज कर रहे थे, C2H5O नेगेटिव का। आप यहाँ बेस की तरह यूं चाह रहे कि यहां से एक हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ के और इसके साथ चला जाए, 20 के साथ। तो हाई टेम्परेचर पे तो ऐसा ही होगा। यदि टेम्परेचर हाई है तो क्या होगा, ये यहां से अपने इलेक्ट्रॉन इसे देगा, अपने आप H पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज देगा और बेस के साथ निकल जाएगा। क्या बन के, BH, ये बन के निकल जाएगा। पर यदि लो टेम्परेचर है तो ये काम करेगा किसकी तरह, न्यूक्लियोफाइल की तरह, ये बेस, और न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक कर देगा। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक कर देगा यहाँ क्या, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ अटैक कर देगा। और न्यूक्लियोफाइल जब पॉजिटिव चार्ज के ऊपर यहाँ अटैक करेगा तो यहाँ जुड़ जाएगा, और ये बन जाएगा हमारा SN1 रिएक्शन। क्या बन जाएगा, SN1 रिएक्शन। तो आपको ध्यान रखनी है इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि टेम्परेचर हाई होना चाहिए। यदि आप E1 रिएक्शन को चलाना चाहते हो तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, इसलिए इसमें टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, हाई। अब हम बात करते हैं नंबर बी की। नंबर बी पर हमें पढ़ना है E2 रिएक्शन। E1 तो हमने पढ़ लिया, E2 रिएक्शन की बात कर रहे। इसका दूसरा नाम आप हिंदी में लिख सकते हो द्विअणुक विलोपन, द्विअणुक विलोपन अभिक्रिया, द्विअणुक विलोपन अभिक्रिया। चलो इसकी बात करते हैं E2 रिएक्शन की या द्विअणुक विलोपन अभिक्रिया की। नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि इसकी कोटि कितनी होगी, कोटि माने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 होगा, इसलिए द्विअणुक अभिक्रिया हमने कहा है इसे। ऐसा इसलिए होगा चूंकि
अभिक्रिया की जो दर है यानी रेट ऑफ रिएक्शन, वो दो पर निर्भर करती है। किस किस पर निर्भर करती है? एक तो अभिकारक की सांद्रता पर, अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक को बड़े ब्रैकेट में बंद कर दिया, इसका मतलब अभिकारक की सांद्रता ही है, और एक क्षार की सांद्रता पर। इन दो की सांद्रता पर निर्भर करता है अभिक्रिया का वेग, इसलिए इसकी कोटि कितनी होती है? 2। एक चीज ध्यान रखनी है कि E2 रिएक्शन में पद होता है सिर्फ एक स्टेप में कंप्लीट हो जाती है रिएक्शन। और एक चीज ध्यान ये रखनी है कि इसमें पुनर्विन्यास नहीं होता, पुनर्विन्यास नहीं होता, रीअरेंजमेंट की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों नहीं होती पॉसिबिलिटी? क्योंकि इसमें कार्बोकैटायन बनता ही नहीं है, कार्बोकैटायन बनता ही नहीं है। जैसे एक एग्जांपल लगाते हैं, हमारे पास ये एल्काइल ग्रुप है, ये कार्बन है, एक हाइड्रोजन यहां जुड़ा हुआ है ऊपर, एक हाइड्रोजन नीचे जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन है, इसके ऊपर 2 हाइड्रोजन जोड़ दो और एक जोड़ दो हेलोजन। समझ लेना बिल्कुल ध्यान से। होता क्या है, जब किसी बेस की उपस्थिति में, हम बेस की उपस्थिति में इसका रिएक्शन कराते हैं, तो एक साथ ही ये हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहां कार्बन को दे जाएगा और ब्रोमीन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। ये H पॉजिटिव के फॉर्म में निकलेगा और ये Br नेगेटिव के फॉर्म में निकलेगा। तो होगा क्या, हो रहा होगा क्या, इसमें एक संकरण अवस्था बनेगी, और वो संकरण अवस्था ऐसी होगी कि ये तो R है, ये कार्बन है, ये डॉट डॉट लगा दिया, यानी बॉन्ड टूटने लग रहा है H, और ये लिख दिया मैंने डेल पॉजिटिव, यहां से बॉन्ड टूटने लग रहा, और ये हाइड्रोजन ज्यों का त्यों है। फिर उसके बाद ये कार्बन है, ऊपर हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, और नीचे ये Br भी, ये वाला बॉन्ड Br का टूटने लग रहा है। इसके ऊपर मैं लिखता हूं डेल नेगेटिव चार्ज। और जब ये बॉन्ड टूटने जा रहा है, ये भी टूटने जा रहा है, तो यहाँ एक नया बॉन्ड बनने जा रहा है फिर। तो ये इस तरह की एक संक्रमण अवस्था हमें मिलती है, तो इसे लिख दो संक्रमण अवस्था, संक्रमण अवस्था। ये संक्रमण अवस्था हमें प्राप्त होती है बहुत कम समय के लिए। और फिर होगा क्या, यहां से ये अलग हो जाएगा, यहां से अलग, बेस है ही आपके पास, ये बी का मतलब वीक बेस है, ठीक है। फिर बहुत तेजी से ये दोनों अलग हो जाएंगे यहां से, और जब अलग हो जाएंगे तो यहाँ तो R बचेगा, और यहाँ कार्बन, ये हाइड्रोजन है, ये डबल बॉन्ड बन गया बीच में, और ये कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन है। तो ऐसे ही लिख दूं बस CH2, ठीक है। यहाँ भी आप CH लिख सकते हो, इसे मतलब इस H को अलग ना दिखा के यहाँ ऐसे लिख सकते हो CH, और ये लिख दिया हमने CH2। क्या हुआ कि ये जो हाइड्रोजन यहाँ से गया ना, वो हाइड्रोजन इस बेस के साथ, यहाँ लिख देता हूं बेस, इस बेस के साथ जुड़ेगा और बनेगा BH प्लस, ये Br नेगेटिव निकल जाएगा अलग, Br नेगेटिव। तो ये रिएक्शन में बच्चे कंफ्यूज ये होते हैं कि सर ये तो 2 स्टेप हुए, एक स्टेप से तो ये इससे ये बना, एक स्टेप में इससे ये बना, ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, तो रिएक्शन इंटरमीडिएट है। मतलब कहने की बात यह है कि इसका टाइम तो बहुत कम है, तो दिखा दिया। मैं इसे बीच वाले हिस्से को दिखाता भी ना चाहे, संक्रमण अवस्था को, मैं आपको सीधा यूं कहता कि यहां से तो H निकल गया और यहां से Br निकल गया, ठीक है, और ये प्रोडक्ट दिखा देता, बीच का हिस्सा दिखाता ही ना। वो तो मैंने बता दिया आपको कि हाँ यहाँ से बॉन्ड टूटने लग रहा है, ये बॉन्ड टूटने लग रहा है, ये बॉन्ड बनने लग रहा, ठीक है। तो आप ध्यान रखना कि इसमें एक ही स्टेप है। कितना स्टेप है? एक, और एक स्टेप है तो उस एक स्टेप में देखो, मान लो ये एक स्टेप है, इसमें एक तो अभिकारक अणु है, एक बेस है, दोनों चीजें। इस बेस को चाहे ऊपर लिख लो आप, यदि आप कंफ्यूज होते हो तो बेस को ऊपर लिख लो, बेस लिख लिया मैंने ऊपर, यहाँ ये बेस लिख दिया, और यहाँ भी बेस ऊपर लिखते हैं, बेस माने क्षार, ये ऊपर लिख दिया, ठीक है। तो इसके ऊपर और इसके ऊपर, दोनों के ऊपर अभिकारक और बेस, अभिकारक, अभिक्रिया की दर अभिकारक और क्षार दोनों की सांद्रता पर निर्भर करती है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा
पहले तो यूं पढ़ा E1 रिएक्शन के बारे में कि E1 रिएक्शन में कार्बोकैटायन बनता है, इसलिए रीअरेंजमेंट हो सकता है, पुनर्विन्यास, स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए। और E1 रिएक्शन का नेचर होता है एंडोथर्मिक, उष्माशोषी अभिक्रिया है तो ये भी उष्माशोषी है, ठीक है। और यह रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर होती है, इसीलिए क्योंकि उष्माशोषी है, एंडोथर्मिक है। यदि आपने टेम्परेचर कम रखा तो SN1 रिएक्शन हो जाएगी, ना कि E1। फिर हमने दूसरे तरह का रिएक्शन पढ़ा E2 रिएक्शन। इसमें कोटि 2 है, क्योंकि अभिक्रिया की दर निर्भर करती है अभिकारक की सांद्रता पर और क्षार की सांद्रता पर, और पद इसमें होता है 1। इसमें कार्बोकैटायन नहीं बनता, इसलिए पुनर्विन्यास भी नहीं होता है। ये इसका एग्जाम्पल है। जल्दी से पोज करके लिखो, फिर मैं आपको बहुत बढ़िया बात बताता हूं जिसकी जरूरत पड़ती है एग्जाम में बहुत। लिख लिया बेटे? ठीक है। एक हेडिंग लिख लो नोट, और इस नोट में मैं आपको 3 बातें बताऊंगा जो बहुत काम की हैं आपके लिए। 3 बातें बताऊंगा। सबसे पहली बात, यदि आपके पास कोई कार्बनिक यौगिक है, जैसे यहाँ एक कार्बनिक यौगिक लेता हूं मैं इस तरह का अल्कोहल, और इस कार्बनिक यौगिक को आप गर्म करते हो, इस कार्बनिक यौगिक को आप गर्म करते हो कंसंट्रेट H2SO4 के साथ। ध्यान रखना बिल्कुल, यदि किसी कार्बनिक यौगिक को आप गर्म करते हो कंसंट्रेट H2SO4 के साथ या एल्यूमिना Al2O3 के साथ, तो उस कार्बनिक यौगिक में से निकलता है जल, वाटर। ध्यान रखना इस चीज को। यदि किसी कार्बनिक यौगिक को आप कंसंट्रेट H2SO4 के साथ गर्म करोगे तो इसमें होगा तो बीटा विलोपन, यहां से तो निकलेगा H और यहां से निकलेगा OH। तो यहां हमें साइड प्रोडक्ट जो मिलेगा, जिस अणु का निराकरण हुआ है वो H2O होगा, और हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा CH। 3 हाइड्रोजन थे, एक चला गया तो CH2, और यहाँ डबल बॉन्ड OH यहां से चला गया CH2, तो ये हमें एल्कीन मिल जाता है। शर्त यह है कि उसमें H और OH दोनों होने चाहिए, जब भी तो वाटर निकलेगा। यदि किसी में H और OH दोनों ना हो तो कहां से निकल जाएगा? तो ध्यान रखना है, यदि किसी अणु में से आपको H2O निकालना हो तो उसे गर्म करना चाहिए कंसंट्रेट H2SO4 के साथ या एल्यूमिना के साथ, ठीक है ना। पहली बात तो यही सिखानी थी। और इसमें जल निकला है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम कहते हैं निर्जलन। क्या कहते हैं? निर्जलन। निर्जलन कहते हैं इसे। और निर्जलन को इंग्लिश में यदि आप कहना चाहते हो तो इंग्लिश में इसे कहते हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन, आप निर्जलन को कह सकते हो डिहाइड्रेशन। एक तो ये बात बतानी थी, पहली बात। दूसरी बात देखो, मान लो आपके पास कोई इस तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इस तरह का, ठीक है, एल्काइल हैलाइड, और आपने उसे गर्म कर दिया, आपने उसे गर्म कर दिया एल्कोहलिक KOH के साथ, तो उसमें से निकलेगा HX, यहां से हाइड्रोजन और यहां से Cl, तो इस बार हमें साइड प्रोडक्ट मिलेगा HCl, और यहां से H निकला तो यहां क्या बचा? CH2, और यहां से Cl निकला तो यहां भी CH2। दोनों तरफ से एक एक परमाणु निकला है तो बीच में एक बॉन्ड पड़ जाएगा। इस रिएक्शन में निकलता है HCl, तो इसे हम कहते हैं वी हाइड्रो हैलोजनीकरण। वी हाइड्रो हैलोजनीकरण, इस रिएक्शन का नाम ध्यान रखना है आपको, वी हाइड्रो हैलोजनीकरण, या इंग्लिश में आप कह सकते हो डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। डिहाइड्रो हैलोजिनेशन यानी हाइड्रोजन हैलाइड का निकलना, ठीक है। तो यदि आप गर्म करोगे कंसंट्रेट H2SO4 के साथ तो निकलेगा जल, यदि आप गर्म करोगे अल्कोहलिक KOH के साथ तो निकलेगा HX, और यदि कोई कंपाउंड इस तरह का है, मान लो आपके पास ये है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है, CH3, और आप इसे गर्म कर देते हो कॉपर के साथ, कॉपर के साथ गर्म कर रहे हैं आप,
तो इसमें से यहां से H और यहां से H हाइड्रोजन गैस निकलती है कॉपर के साथ गर्म करने पर, हाइड्रोजन गैस। यहाँ भी CH2 बचेगा, यहाँ भी CH2, और एक बॉन्ड बीच में बढ़ जाएगा क्योंकि दोनों तरफ से एक एक संयोजकता कम हो चुकी है। तो इस रिएक्शन में निकलता है हाइड्रोजन, तो इसे कहते हैं वी हाइड्रोजनीकरण। वी हाइड्रोजन निकला ना, वी हाइड्रोजनीकरण। ध्यान रखना ये 3 रिएक्शन बहुत काम की हैं, इनकी जरूरत पड़ती है हमें। इंग्लिश में आप कह सकते हो डीहाइड्रोजिनेशन। डीहाइड्रोजिनेशन, ठीक है। जल्दी से पोज करके लिखेंगे हमारे देश के बच्चे। लिख लिया बेटे? ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा विलोपन अभिक्रिया या निराकरण अभिक्रिया या एलिमिनेशन रिएक्शन। इसमें कोई सरल अणु अलग हो जाता है बस, ठीक है। क्या हो जाता है? सरल अणु अलग। अल्फा विलोपन तो वो है कि सरल अणु एक ही कार्बन से अलग हुआ हो, और बीटा विलोपन वो है कि सरल अणु 2 अलग अलग कार्बन परमाणुओं से बराबर बराबर वालों से निकल के अलग हुआ हो। फिर हमने बीटा विलोपन में पढ़ा E1 और E2। E1 की कोटि 1 है और E2 की कोटि 2 है। E1 रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, E2 होती है एक ही स्टेप में कंप्लीट। और भी बहुत सारी बातें बताई, पर ये जो 3 बातें मैंने आपको बताई ये बहुत काम आने वाली हैं बोर्ड के लिए, आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। मैंने आपको बताया कि यदि पानी निकालना किसी में से तो कंसंट्रेट H2SO4 के साथ गर्म कर दो, HX निकालना है तो एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म कर दो, हाइड्रोजन निकालना है तो कॉपर के साथ गर्म कर दो, ठीक है। तो बेटे मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।